एनवायरनमेंट का जो कंसर्न है, आज जो लोगों के बीच में चिंता आ गई है, वो एनवायरनमेंट दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। हमारा रहना, हमारे जो अस्तित्व है, कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने वाला है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है आज हम इतनी गहरी सोच में पड़ गए हैं। देखिए, पिछले कुछ दशकों से, ये आज की बात नहीं बल्कि कुछ दशकों से ये एक्सप्लॉयटेशन हमारा चल रहा है। हम अपनी पृथ्वी का, अपनी प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। हमारे ही एक्शंस आज हमको फेस करने पड़ रहे हैं। हमने जो किया है, हम जिस गति से पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, पृथ्वी की क्षमता भी होनी चाहिए उतनी वापस हमें पैदा करके देने के लिए। अगर वो क्षमता कहीं कम है, जो हम निरंतर प्रकृति की एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रुकेगा। और हमारा अस्तित्व खुद जो प्रकृति के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है या पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, कभी ना कभी खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, आज के समय में हम जो इतने फ्लैश फ्लड, इतनी सुनामी और साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, जगह जगह पृथ्वी पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ही नेग्लेक्ट है जो हमने पृथ्वी के प्रति दिखाया है, या प्रकृति के प्रति हमारी उदासीनता है जिसको हमने ज्यादातर प्रकाशित की है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने विचारों को, अपने आचारों को कहीं ना कहीं प्रकृति के अनुकूल बनाएं और उसके साथ रहने की कोशिश करें, ताकि पूरा समाज, पूरा पशु जगत, पूरा मानव जगत शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। दोस्तों, कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसने प्रकृति को का शोषण नहीं किया होगा, लेकिन मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति का शोषण इस उन्माद में कर दिया कि उसको हर कुछ लूट लेना है, हर कुछ पा लेना है। और आज का समय ऐसा आ गया है कि आज उसका अस्तित्व ही खतरे में है। उसे नहीं पता, शायद उसने उसी डाल को काट दिया जिसपे वो बैठा हुआ है। ये तो रही फिलोसफी की बात। चलिए आगे देखते हैं, भारत के दृष्टिकोण से आज जो एनवायरमेंटल इश्यूज है वो कहाँ पर है। भारत में लगभग ऐसी अवस्था है कि 30% हमारा जो कृषि उत्पाद है वो हर साल नष्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषि की जो सिंचाई की व्यवस्था बहुत खराब है। लैंड मैनेजमेंट, जो हम भूमि का मैनेजमेंट करेंगे, वो भी हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत हद तक डिग्रेडेशन हो रहा है। हम फर्टिलाइजर ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। हम ठीक समय में बीज नहीं बो पाते हैं। हमें पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। हम सही मात्रा में फर्टिलाइजर या खाद नहीं डाल पाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप खाद डालना चाह रहे हैं, अगर आपको सही मात्रा में नहीं डालेंगे, तो भी आपकी मिट्टी, आपकी जमीन की जो उपजाऊपन है वो क्षतिग्रस्त होगी। साथ ही साथ हजारों मील जो हमारे कोराल्स हैं हमारे कोस्टल एरिया में, ये कोराल्स बहुत हद तक नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने तेल नामक खनिज को निकालने के लिए जो हमने तटवर्ती इलाकों में खनन करना शुरू किया है, उससे बहुत हद तक रिसाव होता है। तेल बाहर समुद्र में मिल जाता है। इससे इससे जो मरीन लाइफ है उसको भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ जो कोराल रीफ्स हैं, जिसके ऊपर बहुत हद तक मरीन लाइफ डिपेंडेंट रहती है, वो एक अपने आप में एक इकोसिस्टम है, उसको भी बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचती है। भारत में लगभग 7,515 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है, और यहाँ पर अब ओवर फिशिंग की समस्या भी उत्पन्न होती जा रही है। आज जिस गति से शहरीकरण हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हैवी मेटल आज मिट्टी के नीचे दबते जा रहे हैं और वातावरण में रिलीज हो रहे हैं। हालत ऐसा आ गया है कि गाजियाबाद में जो ये हैवी मेटल मिट्टी के नीचे दबे हैं, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं फूड सिस्टम के थ्रू, पेड़ पौधों के माध्यम से, जिनको हम खुद लगाते हैं कृषि करते वक्त, हमारे ही शरीर में आके इकट्ठा हो जा रहे हैं। ये जो बायो अक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है इन हेवी मेटल्स का, इसका बहुत ही घातक परिणाम हमारे शरीर पे हमें महसूस करने के लिए मिलेगा कुछ दिनों में। इससे बहुत हद तक मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। इस बारे में एक बहुत ही प्रचलित जो लिखित लेख है मालथूस का, उन्होंने कहा था कि प्रकृति अपना रास्ता खुद चुन लेगी अगर इंसानों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना नहीं सिखा। तो इंसानों को या तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लेना पड़ेगा खुद ही खुद, या तो प्रकृति किसी न किसी आपदा को जन्म देगी जिसके कारण से हमारी जनसंख्या खुद कंट्रोल में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या और एनवायरनमेंट या प्रकृति का रिलेशन है, जिसको सामंजस्य बना के रखना बहुत जरूरी है। मास डिफॉरेस्टेशन कह लें, चाहे लैंड डिग्रेडेशन कह लें, भूमि का क्षतिग्रस्त होना कह लें, चाहे आप रिवर के पानी में कंटेमिनेशन को पकड़ लें, चाहे फर्टिलाइजर से हो रहा है, चाहे किसी भी और कारण से हो रहा है, इंडस्ट्रीज की जहरीली पदार्थों से हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन हो रहा है, ये हमारा ही जन्म दिया हुआ है। और ये इतनी बड़ी मात्रा में, इसका स्केल इतना बड़ा है, ये किस समय बदल जाएगा, किस समय इसका मोड़ बहुत ही घातक होने वाला है, शायद हमें भी पता ना चले। तो चलिए कुछ पोल्यूशन की समस्याओं को पढ़ते हैं और समझते हैं उनके बारे में, वो कैसे होते हैं और हमारे जीवन पर उनका क्या असर होता है। कुछ मुख्य वातावरण में जो पोल्यूशन के इश्यूज हैं, उनको मैंने लिखा है यहाँ पर। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल एंड सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, मेडिकल वेस्ट, नॉइस पोल्यूशन। तो एक एक करके उनके बारे में हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेश वाटर। देखिए, पानी हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक अंग है। हमारा शरीर खुद 80% पानी से बना हुआ है।
तो ये फ्रेश वाटर जो जरूरी है हमें, वो देखते हैं कितना है पृथ्वी पर अवेलेबल। आप इस पहले ब्लॉक को देखें, आपको दिखाई देगा लगभग 97.5% पानी कहीं ना कहीं नमकीन और खारा है, और केवल 2.5% पानी फ्रेश वाटर है। अगर इस ऊपर वाले सतह को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते तो हमको ये दूसरा ब्लॉक दिखाई देगा। ये जो फ्रेश वाटर पीने योग्य पानी है, इसमें लगभग ग्लेशियर्स की और आइस कैप की मात्रा लगभग 70% है, और ग्राउंड वाटर में लगभग 30% के आसपास है। और ऊपर में जो सतह पे पानी जिसका हम उपयोग कर पाते हैं ज्यादातर, वो केवल 1.2% है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम अवेलेबल है सतह पे। और अगर इस सतह के पानी को भी हम थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं तो हमको दिखाई देगा इसका कुछ भाग वातावरण में है, कुछ बहने वाली नदियों में है, कुछ जीव जंतुओं में है, कुछ नदी नालों में है, कुछ मिट्टी में है, और बड़े भाग में ये जमीन के ऊपर जमे हुए बर्फों पे है, और तालाबों में है, बड़े बड़े झीलों में है। तो पीने योग्य पानी का होना कितना जरूरी है, और इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है जब इसकी कमी हमें दिखाई देने लगती है। अभी पिछले ही सप्ताह में हमारे राष्ट्रपति ने इंडिया वाटर वीक का इनॉग्रेशन किया था 2017 का। उन्होंने इसमें कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे ही नहीं, हमारे पूरे राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए भी इसका होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडस्ट्री इससे चलती है, लोगों के खेतों में इसकी जरूरत पड़ती है। जब क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है और एनवायरनमेंट में बदलाव की बात सुनने में आ रही है, उसमें इसका होना और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। 80% जो पीने योग्य पानी का इस्तेमाल कृषि में किया जाता है, और केवल 15% ये इंडस्ट्री में होता है। भारत में लगभग 40 बिलियन लीटर वेस्ट वाटर क्रिएट होते हैं हर दिन। पीने योग्य पानी जो अर्बन एरियाज में है, वो 55% ग्राउंड वाटर से आता है, और यही ग्रामीण इलाकों में 85% पानी ग्राउंड वाटर से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर भी हमारी उपयोगिता के दायरे में आता है। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले कोका कोला नाम की एक फैक्ट्री थी साउथ इंडिया में, जिस पर यह आरोप लगा था कि उसने एंटायर इकोसिस्टम, जो ग्राउंड वाटर से वो पानी निकालता था और बहुत हद तक वो पानी को अपने फैक्ट्री में इस्तेमाल किया करता था, तो उसने, और जो उसके एफ्लुएंट निकलते थे उसके फैक्ट्री के, वो उसको बहते पानी में छोड़ दिया करता था। इस कारण से बहुत हद तक उसने जो इकोसिस्टम को खराब कर दिया है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा था। साथ ही साथ हम इस बारे में भी जानते हैं, हिंदुस्तान लीवर नाम की एक कंपनी थी जो कि थर्मामीटर बनाती थी फूड क्वालिटी का, और उसमें इस्तेमाल होने वाला मरकरी वो कोडाई कोनाल लेक में डंप किया करती थी, जो भी उसके काम में नहीं आता था। तो इस कारण से कोडाई कोनाल लेक का पानी भी प्रदूषित हो गया। अगल बगल जो लोग रहते थे, जो पशु रहते थे, उनके ऊपर बहुत ही उल्टा असर पड़ा। जब कोर्ट ने हिंदुस्तान लीवर को कहा कि आपने जो प्रदूषण फैलाया है उसको ठीक करें, तब वो अब आज स्टेप ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनीज, जो हमारी इंडस्ट्रीज भी अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा करने में बाज नहीं आते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के अनुसार भारत के 3119 टाउन्स और शहरों में केवल 209 पार्शियल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फैसिलिटीज अवेलेबल है, और केवल 8 में फुल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पानी जो प्रदूषित है हम उसको छोड़ देते हैं बिना कोई उसका उपचार किए हुए। तो इसी कारण से ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जहां हमें लगभग 29,000 मिलियन लीटर पर दिन का जो सीवेज पानी है उसको साफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे पास केवल 6,000 मिलियन लीटर पानी के साफ करने की ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में निवेश चाहिए। आइए अब देखते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वायु में बहुत हद तक जो प्रदूषण फैलता है वो ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो आवागमन या यातायात के संसाधन जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे निकले हुए धुएं के कारण से फैलता है। आपको बाईं ओर दिखाई देगा कि कौन कौन से प्रदूषण करने वाले गैस हैं, और दाहिनी ओर आपको पाई चार्ट में दिखाई देगा कि उनके स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीले कलर से आपको दिखाई देगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादातर निकलता है, यानी यातायात के संसाधनों से। दूसरा आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका निष्कासन भी खनिज तेल के या खनिजों के जलने से या उपयोग करने से ही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण, पानी अगर गंदा हो तो भी हम कुछ देर चल लेंगे, लेकिन अगर वायु ही गंदी हो, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो हमारा जो जीवन है बहुत जल्दी सीमित हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इस वायु को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है, ऐसा कहा जाता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही है, यातायात के संसाधन जो हैं आज हम जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। ज्यादातर जो भारत में यातायात के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी में नहीं होती है। वो आज भी डीजल के इंजनों पर चलते हैं, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड हवा में प्रोड्यूस होता है और हमारे इस हवा को प्रदूषित करता है। इन्हीं सल्फर डाइऑक्साइड और छोटे मोटे कणों के कारण से आज के समय में हमारे देश में जितनी बड़ी मात्रा में बच्चों में एस्थमा होता है वो शोचनीय है। हर साल लगभग 2.2 मिलियन लोग डायरेक्टली एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के कारण से मारे जाते हैं। आज भी लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में 85% से ज्यादा ग्रामीण घरों में किया जाता है। लगभग हर साल जब धान की खेती हो जाती है
ठंडी जैसे शुरू होने वाली होती है उस वक्त, तो धान की जो बची हुई लकड़ियां होती हैं या उनके जो पौधों के जो नीचे के तने होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद खेत में ही, और कुछ समय बीतने के बाद किसान उनको जला देते हैं। जब वो जलते हैं तो उस वक्त काफी बड़ी मात्रा में NOx, SOx, पर्टिकुलेट मैटर, स्मोक, ये प्रोड्यूस होता है हवा में, और ज्यादातर ये उड़ के चले जाता है दिल्ली के और समीपवर्ती इलाकों के ऊपर। और ये इतनी घनी मात्रा में होता है कि ऊपर से सूरज की किरणें तक जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। कई बार एक्सीडेंट्स भी रोड पे होते हैं, बिकॉज इनकी मात्रा, इनकी परत इतनी मोटी होती है कि गाड़ी में बैठा हुआ इंसान सामने वाली गाड़ी को नहीं देख पाता है। हाल ही के दिनों में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनके तहत ये कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण ही ज्यादातर ये एशियन ब्राउन क्लाउड का कारण है। और एशियन ब्राउन क्लाउड क्या करता है, ये पृथ्वी के और जो वास्तविक जो क्लाउड है, जैसे वृष्टि होती है, वर्षा होती है, उनके बीच में ये चादर की तरह फैल जाता है और वर्षा होने के प्रोसेस को ये बाधित करता है। तो इस कारण से मानसून डिले होता है, ये एशियन ब्राउन क्लाउड के कारण से भी। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्राउन क्लाउड्स हैं। अगर प्रति व्यक्ति खर्च की बात की जाए तो भारत आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन खर्च करने में या कार्बन डाइऑक्साइड खर्च करने में एक छोटा देश है। 2009 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एस्टिमेट किया था कि भारत लगभग 1.4 टन गैस रिलीज करता है प्रति व्यक्ति एक साल के अंदर, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में ये 17 टन है, और वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 5.3 टन है प्रति व्यक्ति। तो हम कहीं ना कहीं आज भी बहुत कम वायु प्रदूषण या किसी भी तरह का प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी मात्रा, हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि हम फिर भी थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हैं विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड के। ये 2009 का आंकड़ा बताया जा रहा है। और चाइना आज नंबर 1 पे पहुंच गया, और यूनाइटेड स्टेट्स लगभग 5.2 गीगाटन पर ईयर है। हालांकि 1981 में जब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था, उसके बाद काफी बड़ी मात्रा में बदलाव देखा गया, एयर पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन आज भी ये काफी ज्यादा इसमें स्कोप है इंप्रूवमेंट का, जो कम्प्लीटली हम उस लेवल पर नहीं